Hello students, I welcome you all on this session on balancing of rotating masses. Balancing of rotating masses. जो masses rotate कर रहे हैं यानी कि एक shaft के about घूम रहे हैं, उनकी balancing हमको कैसे करनी है ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि balancing क्या होती है। देखो, आप सबने एक यहाँ पर ऐसा झूला देखा होगा जो सीसॉ बना होता है। अगर हम यहाँ दोनों जगह सेम वेट रख दें, इधर भी सेम वेट रख दें और उधर भी उतना ही वेट रख दें, तो ये झूला कैसा बैलेंस्ड रहता है। अगर ये जो हिंज है ये सेंटर पॉइंट पर है, लेकिन जैसे ही हम एक जगह पे वेट बढ़ाएंगे तो हमारा झूला क्या करेगा, इस तरफ में बेंड करने लगेगा, यानी कि अब ये बैलेंस नहीं रहेगा। ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल सीसॉ का। अब हम देखते हैं रोटेटिंग मासेस में कैसे होता है। देखो, आपकी एक ये डिस्क है, मतलब सर्कुलर डिस्क है, जिसका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और एक आपकी डिस्क है जो कि सर्कुलर ना होकर के मास एक जगह पे इसका केंद्रित है, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो जब ये सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो इसके पास एक सेंट्रिसिटी है ई, और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, तो इसके पास कोई सेंट्रिसिटी नहीं है। तो जब ये रोटेट करेगी तो बिल्कुल प्लेन रोटेशन होगा, कोई वाइब्रेशंस इंड्यूस नहीं होंगे, इसको हम परफेक्ट रोटेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये वाली डिस्क रोटेट करेगी तो इसके पास एक सेंट्रिसिटी ई है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक जगह पे केंद्रित है। तो इसके कारण इसके अंदर वाइब्रेशंस इंड्यूस होंगी, और उसके कारण हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। हमें क्या करना है बैलेंसिंग में, इस सेंटर ऑफ मास की जो इसेंट्रिसिटी ई है उसको खत्म करना है, और सेंटर ऑफ मास को सेंटर पॉइंट पे लेकर के आना है जिसके अबाउट रोटेट कर रही है शाफ्ट, ताकि हम जो अनवांटेड वाइब्रेशंस हैं जिसके कारण हमारा सिस्टम फेल हो सकता है उसको खत्म कर सके। अब सेकंड हमारी बात आती है कि व्हाई वी नीड बैलेंसिंग। हमें बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए आखिरकार बैलेंसिंग को। आजकल के टाइम में हाई स्पीड इंजन्स हैं और मशीन्स हैं। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे पास जो गाड़ी के इंजन्स रहते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स रहते हैं, यानी कि पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। तो अगर ये मासेस बैलेंस नहीं होंगे तो यहाँ पर अनवांटेड वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और जिसके कारण हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपका एक स्पिंडल है, लेथ का स्पिंडल है, वो रोटेट कर रहा है इस सेंटर पॉइंट के अबाउट। अब आप ये मानो कि अगर ये इस सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कराते हम इसको, और ऐसे किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा देते हैं, मान लो ये हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो जो रोटेशन होगी क्या वो प्योर होगी? वो प्योर नहीं होगी, क्योंकि जब वो इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा तो इधर जो मास है इस साइड में वो ज्यादा है, और इस साइड में जो मास है वो मास कम है। तो जब वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा तो वो एक अनवांटेड वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस हमें नहीं चाहिए, उन वाइब्रेशंस को क्रिएट करेगा, और उसके कारण से हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस है। हमें बैलेंस करना है सिस्टम को कि जितना मास शाफ्ट के ऊपर हो उतना ही मास शाफ्ट के नीचे हो, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो हर टाइम पर फोर्स का बैलेंस बना रहे। बैलेंस होने के कारण हमारे सिस्टम की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें वाइब्रेशंस को हटाना है। देखो, हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारी वाइब्रेशंस को हम हटा पाए। तो हमें जिस केस में पॉसिबल हो पूरी बैलेंसिंग करनी है, और जिस केस में पॉसिबल ना हो वहां पर मैक्सिमम बैलेंसिंग करनी है। जहां पर रोटेशन होता है वहां पर तो हम कंप्लीटली बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन जहां पर रेसिप्रोकेशन होता है, यानी कि पिस्टन का मोशन जैसे यहाँ पर है, अप एंड डाउन मोशन रहता है, यहाँ पर कभी कभी किस केसेस में कंप्लीट बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पर मैक्सिमम बैलेंसिंग, जितनी बैलेंसिंग हम कर सकें उतने पार्ट्स की बैलेंसिंग हम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हम एक केस कंसिडर करते हैं कि ये आपकी शाफ्ट है,
जो कि रोटेट कर रही है और इसके साथ एक मास जुड़ा हुआ है m। ये मास है जिसका मैग्नीट्यूड है m kg, m किलोग्राम्स का ये मास है, ठीक है। अब जब वो इस शाफ्ट के साथ रोटेट कर रहा है, क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रही है तो मास भी रोटेट करेगा, तो जब भी रोटेशन होता है तो एक फोर्स आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रोटेशन के साथ आता ही आता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है और इसका मैग्नीट्यूड होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है मैग्नीट्यूड? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम यहाँ पर इसका मास है किलोग्राम्स में, आर ये इसकी रेडियस है कि शाफ्ट से ये कितनी दूरी पे रोटेट कर रहा है या कितनी दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये हो गया इसका आर। और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है इस शाफ्ट की। ये जो शाफ्ट है ये एक एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में रोटेट कर रही है कि कितने रेडियंस एक सेकंड में ये रोटेट कर जाती है, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या करता है, ये इस शाफ्ट को बेंड करने की कोशिश करता है और इस शाफ्ट में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। तो इसको जब हम बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यदि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मास लगा दें, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मास लगा दें, तो अगर ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट कर रहा है तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो हमारा सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर हमने मास तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, इस मास का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी रेडियस कितना होगी। अब हमको दो केसेस जो हैं वो मेनली वो अपने इस टॉपिक में स्टडी करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमें यहाँ पर दो केसेस को कंसिडर करना है। पहला है बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। दोनों ही केसेस सेम प्लेन के हैं। अब हम देखते हैं कि सेम प्लेन, मान लो ये एक हमारा प्लेन है, जहां पर आप स्क्रीन में देख रहे हो वो हमारा एक प्लेन होता है, ठीक है। मतलब हमारा 2 डायमेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन, सिंगल प्लेन। ये हमारे दो प्लेन्स हो गए। अब पहले केस में हम ये देख रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेशन मास, यहाँ पर एक ही मास है, वो मान लो मास जो है वो ये मास m है, m मास है और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये जो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आपका जो ये मास m है ये रोटेट कर रहा है। तो इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? और दूसरे केस में बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस, मतलब एक मास ना होकर के एक से ज्यादा मास है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मास है आपका ये m1, एक मास है यहाँ पर आपका m2, एक मास है आपका यहाँ पर m3, और भी हो सकते हैं। और ये सारे भी रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो हम इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे? दोनों दो केसेस हमको स्टडी करने हैं। दोनों ही केसेस जो हैं वो सेम प्लेन के हैं, डिफरेंट प्लेन्स के नहीं है, एक ही प्लेन में रोटेशन हो रहा है। तो ये हमारे सबसे सिंपल केसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पहला केस, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास इन द सेम प्लेन। बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाय अ सिंगल मास। यहाँ पर आप ये कंसिडर करो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सेंटर में मैं बताता हूँ आपको, पेन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी एक्सिस है ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट आपका रोटेशन हो रहा है। ये दोनों अलग अलग केसेस है। देखो यहाँ पर आपका एक मासेस लगा हुआ है, मास लगा हुआ है m1, ठीक है, और जो कि रोटेट कर रहा है कितनी रेडियस पे, r1 रेडियस पे। ये जो m1 है ये आपका डिस्टर्बिंग मास है। डिस्टर्बिंग मास मतलब जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इंड्यूस हो रही हैं या जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक मास लगाते हैं m2
जो कि m2 जो कि होता है हमारा क्या बैलेंसिंग मास। वैसे ही दूसरे भी केस में एक हमारा m1 मास है, यहाँ पर m1 मास जो कि डिस्टर्बिंग मास है, जो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक मास लगाते हैं जिसका मास है m2। ठीक है, m1 मास की रेडियस r1 है, m2 मास की रेडियस जो है वो r2 है। अब ये जो m1 मास है जब रोटेट कर रहा है तो एक अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा हमने पढ़ा था यहाँ पे क्रिएट करेगा m1 r1 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और m2 जो मास है ये भी एक अनवांटेड फोर्स, मतलब क्योंकि ये बैलेंस्ड मास है हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है, तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो देगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, r2 इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा मास जो है वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, लेकिन दोनों की बैलेंस करने की कंडीशन क्या होगी, जब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या बनती है यहाँ पर देखेंगे, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, नीचे बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही मासेस एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और शाफ्ट की स्पीड जो है वो सेम है, ओमेगा जो है वो सेम है, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी ये बनेगी m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। यदि ये कंडीशन आप ट्रू करा दो तो हम सिंगल रोटेटिंग मास को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि जो आपका डिस्टर्बिंग मास है उसका मैग्नीट्यूड और जितनी रेडियस पे वो घूम रहा है उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर होना चाहिए, m2 जो हमारा बैलेंसिंग मास है उसके मास और उसकी रेडियस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर इसका मास होना चाहिए। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप या तो m2 को बढ़ाते जाओ और रेडियस को कम करते जाओ, या फिर रेडियस को बढ़ाते जाओ और m2 को कम करते जाओ। जनरली हम ये करते हैं कि m2 जो हमारा बैलेंसिंग मास है इसका मास हम थोड़ा सा कम रखते हैं, तो इसलिए हम रेडियस को ज़्यादा बढ़ा देते हैं और मास का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम रखते हैं। लेकिन कंडीशन यही सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एम मास 1 और रेडियस 1 जो कि हमारा डिस्टर्बिंग मास है उसका मास और रेडियस, और जो हमारा बैलेंसिंग मास है उसका मास और रेडियस दोनों इक्वल होने चाहिए। सेकेंड हमारा केस है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। इस केस में मासेस एक ना होकर के एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो चार मासेस यहाँ पर हैं, m1 m2 m3 m4। हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम को अपने पहले वाले केस जैसा बना देना है। वो हम कैसे करेंगे, जब हम इन चार मासेस या जितने भी मासेस हमको दे रखे हैं इन सब मास को हटा करके एक रिजल्टेंट मास यहाँ पर लगा दें जो कि हमको वही इफेक्ट दे जो ये चारों मास मिलकर के दे रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट मास। तो हम इन चारों मासेस को हटा करके एक वो रिजल्टेंट मास लगा सकते हैं जो कि हमको सेम इफेक्ट देगा जो ये चारों मास मिल करके दे रहे हैं। और जब आपने एक रिजल्टेंट मास निकाल लिया है तो आपको पता है आगे आपको क्या करना है, पहले केस की तरह रिजल्टेंट मास का मैग्नीट्यूड और उसका रेडियस और जो बैलेंसिंग मास होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका रेडियस, उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमको एक मिनट रब कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर हमको कि इस मास, इन चार मासेस को सिंगल मास में कैसे क्रिएट करना है, रिजल्टेंट मास। ठीक है, सबसे पहले हम फोर्सेस का बैलेंस रखेंगे, मतलब फोर्सेस का नेट फोर्स निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में नेट कितना फोर्स है, ये दो चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, चार मास है तो चार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएंगे, ये होगा आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया FC4। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 3 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4। जो मास 1 है m1 उसका x एक्सिस से एंगल जो है वो θ1 है,
M2 का जो एंगल है वो थीटा 2 है, M3 का जो एंगल है वो थीटा 3 है और M4 का जो एंगल है वो थीटा 4 है। ठीक है, तो जब आप F हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस वाला फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस में ऐसे ही M2 R2 ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा 2 प्लस में M3 R3 ओमेगा स्क्वायर M2 R2 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 2 एंड ऐसे ही लिखते जाएंगे आगे M3 R3 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा 3 और FC4 के लिए M4 R4 ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा 4। ये हो गया आपका नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो x डायरेक्शन में होगा। अब हमको y डायरेक्शन में निकालना है। y डायरेक्शन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही M1 R1 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 1 प्लस में M2 R2 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस में M3 R3 ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा 3, ऐसे करके हम चारों एक्सिस तक लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, हमने पहले 4 मासेस थे हमारे M1 M2 M3 M4, सब पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है FC1 FC2 FC3 FC4 ये कैलकुलेट कर लिया था, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर M2 R2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे करके सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करना है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि x डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि y डायरेक्शन। ठीक है, सिग्मा h मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पर पहला हॉरिजॉन्टल फोर्स जो m1 मास के कारण आएगा, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होगा और एक जो है वो y डायरेक्शन में होगा। तो x डायरेक्शन में जो होता है वो cos होगा क्योंकि थीटा इधर से है, और y डायरेक्शन में जो है वो साइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर M1 R1 ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा 1 प्लस में M2 R2 ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा 2। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ओमेगा जो है, ओमेगा स्क्वायर का टर्म इन्होंने नहीं लिया है। वो क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारा बैलेंसिंग मास है उसका भी ओमेगा सेम रहता है और जो बाकी सारे डिस्टर्बिंग मास है उनका भी ओमेगा सेम रहता है, और बाद में जाकर के ये ओमेगा कैंसल हो जाता है, इसीलिए इस ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ मास और रेडियस का ही मल्टीप्लीकेशन हम लेकर के चलेंगे और साथ में cos थीटा 1 cos थीटा 2। तो सिग्मा h निकालने के लिए आप क्या करोगे, M1 R1 cos थीटा 1 प्लस में M2 R2 cos थीटा 2 प्लस में M3 R3 cos थीटा 3 प्लस में M4 R4 cos थीटा 4। वैसे ही वर्टिकल निकालने के लिए M1 R1 sin थीटा 1 प्लस में M2 R2 sin थीटा 2 प्लस में M3 R3 sin थीटा 3 प्लस में M4 R4 sin थीटा 4। ठीक है, उसके बाद अब आपने रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल निकाल लिया है, रिजल्टेंट वर्टिकल निकाल लिया है। तो अब आपको जो ये रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालना है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। यहाँ से आपको रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा। अब आपको ये चाहिए इस वर्टिकल फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिला है, सॉरी, यहाँ पर आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा सिग्मा एच स्क्वायर से प्लस सिग्मा वी स्क्वायर से। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है इसका एंगल कितना होगा, यहाँ से थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो आपको यहाँ से मिल गया है, लेकिन अब आपको मैग्नीट्यूड मिला है तो आपको इसका डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो आपका ये थीटा होगा ये निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन में सिग्मा एच, मतलब नेट हमारा वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये होता है tan थीटा। तो सिग्मा वी भी आपको पता है और सिग्मा एच भी आपको पता है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे आपका थीटा। थीटा कैसे निकल जाता है, थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेटर्स का यूज करके आप लोग निकाल सकते हो tan इनवर्स सिग्मा वी बाय में सिग्मा एच। इसको कैलकुलेट करके आप tan इनवर्स कर दोगे तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका थीटा निकल आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा
पहले वाली सिचुएशन जैसा हमने पहला केस पढ़ा था वैसा ही एक केस बन गया है। हमने इन चारों मासेस को हटा करके अब एक रिजल्टेंट मास लगा दिया है, रिजल्टेंट मास लगा दिया जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जहां पर आपका ये नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम इस केस में कंसिडर कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग मास हम कहाँ लगाएंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लो अगर बैलेंसिंग मास का मास m है और इसकी रेडियस जो है r है, तो आपका जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है वो किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू में r। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हम यहाँ पर ओमेगा को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा अगर हम यहाँ कंसिडर कर भी लेते तो एफ सी में भी आपका ओमेगा स्क्वायर आता और इधर भी आपका ओमेगा स्क्वायर आता, तो वो कैंसिल हो जाता। तो आपकी फाइनल कंडीशन ये बचेगी एफ सी इज इक्वल टू एम आर। एम जो है ये बैलेंसिंग मास है और आर जो है वो उसकी रेडियस है रोटेशन की। अब मेन बात थी आपको एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजल्टेंट वो कैसे निकालना है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं फटाफट। देखो चार मासेस है हमारे पास, M1, M2, M3 और M4, चारों रोटेट कर रहे हैं एक अलग अलग रेडियस पे, R1, R2, R3, R4। जब रोटेट कर रहे हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो चार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे FC1, FC2, FC3, FC4। हमको ये करना है कि इन चारों को हटा करके एक ही मास लगाना है ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, अपने पहले केस जैसा बना सकें। ठीक है, तो चारों को सॉल्व करने के लिए, मतलब चारों का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इनको दो भाग में तोड़ोगे, एक हॉरिजॉन्टल मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक नेट वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होगा वो cos θ1, cos θ2, cos θ3 ऐसे आएगा, क्योंकि एंगल्स हम आपके सारे एक्स एक्सिस से हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से आपके सारे एंगल है, यहाँ ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस से एंगल θ1 है, ये एक्स एक्सिस से ये एंगल आपका θ2 है, ऐसे ही करके आगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे हो गया m1 r1 ओमेगा स्क्वायर cos θ1, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर cos θ2। फिर बता रहा हूँ ओमेगा हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ओमेगा जो है वो बैलेंसिंग मास का भी वही रहता है जो कि इन मासेस का रहता है, तो वो लास्ट में जाकर कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम मास और रेडियस का प्रोडक्ट ही लेकर के चलते हैं। ऐसे करके आप सिग्मा एच और सिग्मा वी को कैलकुलेट कर लोगे। फिर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा वी स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे, तो आपको रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन में सिग्मा एच कर दोगे, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल गया है इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग मास लगा देना है। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्रीज का, तभी ऑपोजिट डायरेक्शन हो पाएगी। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक मास है m और r है उसकी रेडियस है, तो ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेट आया है ये बराबर होना चाहिए m इंटू में r के, तो हम अपना बैलेंसिंग कर पाएंगे। ये हमारा सेकेंड केस था। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। 4 masses m1, m2, m3, m4 are 200 kg, 300 kg, 240 kg and 260 kg respectively. The corresponding radii of rotation are 0.2 meter, 0.15 meter, 0.25 meter and 0.3 meter respectively, and the angles between successive masses are 45 degree, 75 degree, 135 degree. Find the position and magnitude of the balance mass required if its radius of rotation is 0.2 मीटर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। चार मासेस आपको यहाँ पर दे रखी हैं, एक M1, M2, M3 और M4, 200 किलो, 300 किलो, 240 और 260। M1, M2, M3 और M4 का मैग्नीट्यूड है। द कॉरस्पॉन्डिंग उनकी रेडियस जो रोटेशन की है वो 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 और 0.3 मीटर। चार मास दे रखे हैं, चारों की रेडियस रोटेशन दे रखी है। एंड द एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस, सक्सेसिव मासेस मतलब M1 और M2 के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, M2 और M3 के बीच में है तो वो 75 डिग्री है, और M3 और M4 के बीच में जो एंगल है वो 135 डिग्री है। आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। एक तो पोजीशन यानी कि एंगल निकालना है और दूसरा आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बैलेंस मास का। जब आपको बैलेंस मास की रोटेशन रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ रोटेशन 0.2 मीटर। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस में हमने पहला मास ले लिया है, ये हमारा M1 200 किलोग्राम का, जिसकी रेडियस 0.2 मीटर है। फिर M1 से M2 के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 45 डिग्रीज। ये हो गया आपका 300 किलो का मास M2। ठीक है, ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M
2, इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन 0.15 मीटर है। फिर M2 से 75 डिग्री और M2 से 75 डिग्री और आपने एक मास ले लिया 240 किलो का, ये हो गया आपका M3। इसकी रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो 0.25 मीटर है। और इससे 135 डिग्री और 135 डिग्री और आपने एक मास ले लिया M4, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 260 डिग्री का है और रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो 0.3 मीटर है। ठीक है, मैं अब इसको रब कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबके हमको सक्सेसिव एंगल दे रखे हैं, यानी एक दूसरे के बीच के एंगल, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसमें हमारे सारे एंगल एक्स एक्सिस से होने चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस होने चाहिए, तो हम सारे एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पहले मास से। पहला मास क्योंकि हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही लिया है, तो पहला ये एंगल तो हमारा 75 है ही, तो ये वाला एंगल आपका 75, सॉरी पहला एंगल तो आपके पास 45 था, दूसरा एंगल हो जाएगा आपके पास 45 प्लस में 75 और ये हो गया आपका 120, और जो तीसरा एंगल θ3 मतलब इस मास का होगा, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 75 प्लस 135, ऐसे करके आपको दोनों एंगल जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, हाँ। जो पहला मास है M1 वो आपका 0 डिग्री पे है, फिर जो आपका सेकेंड मास है M2 वो 45 डिग्री पे है, फिर जो आपका थर्ड मास है M3 वो आपका 120 डिग्री पे है, और आपका जो लास्ट मास है चौथा मास वो आपका M4 जो है वो 255 डिग्री पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबकी M1 R1 निकाल लेंगे, M2 R2, M3 R3 और M4 R4। ये 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, 300 मल्टीप्लाइड 0.15, ये सब हम निकाल लेंगे। तो हमको M1 R1, M2 R3, M3 R3 और M4 R4 सबका मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स और नेट वर्टिकल फोर्स जो है वो अपने को निकालना है। ठीक है, अब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, M2 R2 सॉरी M1 R1 cos थीटा 1 प्लस में M2 R2 cos थीटा 2 प्लस में M3 R3 cos थीटा 3 प्लस में M4 R4 cos थीटा 4। क्योंकि पहला मास जो है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, इसलिए उसका x एक्सिस के साथ एंगल जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो 40 cos 0, दूसरे जो मास है उसका एंगल 45 डिग्री है, तो 45 cos 45, और तीसरा जो एंगल है उसका एंगल 120 डिग्री, 45 प्लस 75, तो आपका 60 cos 120, और जो चौथा मास है उसका हो गया आपका जो M4R4, क्योंकि M4R4 इन सब के मैग्नीट्यूड आप निकाल चुके थे, तो 78 cos 255, 75 प्लस 45 प्लस 135, तो आपको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही आपको नेट वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा, sin थीटा 1, sin थीटा 2, sin थीटा 3, sin थीटा 4 से। तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, H का स्क्वायर और V का स्क्वायर, ये हो गया 223.2 किलोग्राम मीटर। अब यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब आपको क्या करना है, उसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा इनवर्स इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा v इंटू में सिग्मा h। ठीक है, और आपका यहाँ पर सिग्मा v और सिग्मा h की वैल्यू डालोगे तो थीटा जो है वो आ जाएगा आपका 21.48। ये आपका जो नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है, जैसे हमने नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में, यहाँ पर हमारा नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है, यहाँ पर हमारा जो मास आया है, ये इसका जो थीटा है ये कितना आया है 21.48। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, एक्स एक्सिस से 21.48 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने 4 मास को हटा करके सिर्फ अब एक ये मास रह गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 180 डिग्री ज्यादा में एक बैलेंसिंग मास है जिसका आपको रेडियस ऑफ रोटेशन दे रखा है कितना, 0.2 मीटर।
तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है उसको m इंटू आर के बराबर कर देंगे। आर आपको 0.2 दे रखा है, तो यहाँ से आपको बैलेंसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 116 kg। अब आपको निकालना क्या था, एक तो बैलेंसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरी बैलेंसिंग फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कितने एंगल पे लग रहा होगा, क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 21.48 पे लग रहा है और बैलेंसिंग फोर्स इसके जस्ट ऑपोजिट लगता है, तो आपका जो बैलेंसिंग फोर्स है वो 180 डिग्री ज्यादा पे लगेगा। 180 प्लस में 21.48, क्योंकि जब हम उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें हमारे ये मेनली 2 सिंपल केसेस थे जिनको हमने आज स्टडी किया है। ओके, थैंक यू।